शिवपुरी में सुधा अपने बेटे रमेश, बहू रूपा और बेटी मालती के साथ रहती थी। रमेश और रूपा की शादी को बहुत समय हो चुका था, पर वे कभी कहीं अकेले घूमने नहीं गए थे। एक दिन रूपा रसोई में खाना बना रही थी और मालती पास में ही बैठी फोन चला रही थी। तभी मालती अपने फोन में एक फोटो दिखाते हुए रूपा से बोली, भाभी ये देखो कितनी सुंदर जगह है ना। हाँ बहुत सुंदर है मालती। वैसे भाभी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आप शादी के बाद भैया के साथ बाहर कहाँ कहाँ घूमने गई हो? अरे मालती अब तुम्हें क्या बताऊं? अरे भाभी बताओ ना। वैसे भी आपकी शादी के बाद से ही मैं पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर चली गई थी। मैं कभी शादी के बाद आपके भैया के साथ अकेले कहीं जा ही नहीं पाई। क्या सच में? हाँ पर क्यों भाभी? अगर मैं और तुम्हारे भैया बाहर घूमने जाते तो माँ जी तो अकेली रह जाती ना, और तुम भी यहाँ नहीं थी उनका ध्यान रखने के लिए, और उनको अकेला छोड़कर तो ना मैं जा सकती हूँ और ना तुम्हारे भैया। अरे भाभी तो अब तो जा सकते हो ना आप और भैया साथ घूमने। अब तो मैं भी आ गई हूँ घर। अरे अब क्या जाना कहीं घूमने मालती, और घर के भी कितने ही काम होते हैं, तू सब कैसे संभालेगी? अरे भाभी मैं सब संभाल लूंगी, बड़ी हो गई हूँ मैं अब, और समझदार भी। हाँ बड़ी तो हो गई हो, पर समझदार तो पहले से ही हो, अब नहीं हुई। रूपा मालती की बात टालकर वहाँ से चली जाती है। मालती भी मन में सोचती है, कुछ भी हो जाए भैया भाभी को अकेले कुछ दिन बिताने के लिए बाहर तो भेज कर ही रहूंगी। दूसरे दिन सुबह मालती सुधा के कमरे में जाती है। सुधा पलंग पर लेटी आराम कर रही होती है। मालती उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, माँ भैया और भाभी की शादी को कितना समय हो गया है ना? हाँ बेटा बहुत समय हो गया है, पर कभी आपने उन लोगों को खुद के लिए समय निकालते देखा है? भाभी दिन भर घर के काम में और आपकी सेवा में लगी रहती हैं, और भैया ऑफिस के काम में। वो दोनों शायद ही कभी शादी के बाद 2 दिन के लिए भी अकेले कहीं गए होंगे। ये तो तू सही कह रही है बेटा, पर हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, उन्हें कहीं बाहर भेज सकते हैं, पर वो ऐसे शायद ही माने। हाँ मुझे पता है वो ऐसे नहीं मानेंगे, पर मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मालती सुधा के कान में कुछ कहती है। हम उन्हें नानी के घर भी तो भेज सकते हैं। पर बेटा नानी का घर तो जंगल जैसे इलाके में है, और वहाँ तो अब कोई रहता भी नहीं है। इसीलिए ही तो माँ वहाँ कोई रहता भी नहीं है, और जंगल मतलब हरियाली, झील, नदियाँ भाभी और भैया को बहुत अच्छा लगेगा। और माँ वैसे भी नानी का घर कोई ऐसे वैसे जंगल में नहीं है। हाँ सही कह रही है तू, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। रात को खाने पर रमेश से बात करेंगे। हाँ रात को रूपा मेज पर खाना लगाती है। सुधा, मालती और रमेश तीनों कुर्सी पर बैठे होते हैं। सुधा रमेश से कहती है, बेटा बहुत दिन हो गए तुम्हें नानी के घर गए। मुझ में तो अब इतनी हिम्मत नहीं कि सफर करूं, पर तुम्हें तो पता ही है कि मैं वहाँ के जंगल में अकेली परेशान हो जाऊंगी, और मुझ में अब इतना साहस भी नहीं है, और मालती का भी मन नहीं है। बेटा मेरा मन है कि तू और रूपा दोनों 2-4 दिन के लिए घूम आओ। पर माँ काम भी है और ऑफिस में भी बेमतलब छुट्टी लेना मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ माँ मैं भी आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अरे अकेली कहाँ हूँ, मालती है तो मेरे पास, और अगर तुम दोनों ना जा सको तो मैं ही चली जाऊंगी। सुधा की बात सुन रमेश और रूपा एक साथ बोले, नहीं माँ जी आप परेशान ना हो। हाँ माँ हम दोनों चले जाएंगे, तुम अकेले वहाँ परेशान हो जाओगी, मैं और रूपा चले जाएंगे। रमेश और रूपा दूसरे दिन सुबह सुधा की माँ के घर के लिए निकल जाते हैं। सुधा की माँ का घर जंगल की हरियाली के झरने के पास बना होता है। खूबसूरत हरियाली देखकर रमेश मुस्कुराकर रूपा से कहता है, कैसा लग रहा है रूपा? बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद कहीं आए हैं, बहुत सुकून मिल रहा है। पर इस घर में तो बिछौना ही नहीं है, मैंने पूरा घर छान मारा। अरे तुम भी ना रूपा, यहाँ भी तुम्हारे पास ढेरों काम है। रमेश की बात सुन रूपा का मुंह उतर जाता है। रमेश रूपा को देख मुस्कुरा कर कहता है, अरे मेरी रामुड़ी, तुम क्यों चिंता करती हो?
अभी आ जाएगा बिछोना, बस तुम मुंह ऐसे ना उतारो। यहाँ जंगल में कैसे मिलेगा? यहाँ क्या तुमने कोई बिछोने की फैक्ट्री खुलवा रखी है? इन आदिवासी जंगलों की झाड़ की पत्तियों से। पत्तियों से? कुछ भी। अरे ये ऐसी वैसी पत्तियाँ नहीं है, और ना ये जंगल कोई ऐसा वैसा जंगल है। मतलब? ये आदिवासी जंगल है। यहाँ की झाड़ियों की पत्तियाँ अद्भुत हैं। रुको, 10 मिनट रुको। रमेश झट से आदिवासी जंगल के झाड़ पर चढ़कर पत्तियां तोड़कर बिछौना बनाता है और रूपा को दिखाता है। रूपा बिछौना देखकर खुश हो जाती है। रमेश और रूपा दोनों बिछौने पर लेटकर झरने के नजारे देखकर बहुत खुश होते हैं और दूसरे दिन हंसते खेलते खुशी खुशी साथ घर के लिए चल देते हैं। गुजरात के एक बड़े शहर में निर्मल अपने पति रमेश और बेटी पिंकी के साथ रहती है। पिंकी की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन रमेश शराब पीता है। लेकिन सबसे ज्यादा वो सट्टा लगाता है और जुआ खेलता है, इसलिए वो बहुत गरीब हैं और पिंकी की शादी अब तक नहीं हुई है। निर्मल मजदूरी करके अपना घर चलाती है। निर्मल सुबह काम पर जाने के लिए निकली, तभी उसका शराबी पति उसे रोकता है। जाने से पहले मुझे 100 रुपए दे जाना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोजाना कमाती है और मुझे पैसे नहीं देती। दिन भर में 100 रुपए ही कमा पाती हूँ, उसमें तुम्हें खिलाऊं या पिलाऊं? पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा करना हर नारी का धर्म है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मैं पूजा भी नहीं कर सकती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बात करे? अभी बताता हूँ तुझे। रमेश निर्मल की पिटाई करने के लिए एक डंडा लाता है, तभी पिंकी बीच में आ जाती है। पापा, आप नशे में इतने पागल हो गए हैं कि माँ पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी उस माँ पर जो आपको कमा कर खिलाती है। ओ अच्छा, मतलब कि तुम माँ बेटी एक साथ हो और तू अब इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप से जबान लड़ाएगी। आज तू भी पिटेगी। माफ कर दो, बच्ची है। माफ किया, लेकिन सिर्फ शाम तक के लिए, और आज से ये भी तेरे साथ काम पर जाएगी। इससे घर की आमदनी डबल हो जाएगी। हाँ, डबल आमदनी से तेरी शराब का बजट बढ़ जाएगा। निर्मल अपनी बेटी पिंकी को भी काम पर ले जाती है। दोनों माँ बेटी पत्थर ढोने का काम कर रही हैं। तभी चारों तरफ से बादल घिर आते हैं। लग रहा है अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और अब 3-4 महीने तक काम अच्छा नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इस बारिश के मौसम में जो भी काम मिलेगा उससे बचत करके मैं तेरी शादी करवा दूंगी और तेरा इस शराबी बाप से पीछा छूट जाएगा। निर्मल पिंकी को ये सब बता रही है, तभी बादल बरसने लगे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मजदूर एक तरफ हटने लगे और छाता लगाकर उनका ठेकेदार आया और बोला, अरे मूर्खों, ये बारिश है और बारिश में पानी गिरता है। इस पानी से तुम गलोगे नहीं, इसलिए समय बर्बाद मत करो और चुपचाप काम पर लग जाओ। अंकल, हम भी इंसान ही हैं, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ तो रहम करो। थोड़ा तमीज से बात कर गरीब लड़की। अगर पूरे पैसे चाहिए तो बारिश में भी काम करना होगा, वरना आज के 100 रुपए में से आधे पैसे कट जाएंगे। ठेकेदार अपना हिटलर वाला फरमान सुनाकर चला जाता है और वो लोग काम पर लग जाते हैं। बारिश भी खूब जमकर बरसती है और नतीजा ये होता है कि पिंकी और निर्मल दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि तबीयत खराब होती ही जा रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, चलो अब चलते हैं। लेकिन माँ, ठेकेदार आज के पैसे नहीं देगा तो आज खाएंगे क्या? हाँ बेटी, हम गरीब लोग तो रोज कमा कर ही खाते हैं, लेकिन फिक्र मत कर, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देंगे। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे बारिश में घर पहुँचती हैं। दोनों माँ बेटी घर जाकर देखती हैं कि रमेश की ज्यादा हालत खराब है और वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। पापा, क्या हुआ आपको? बारिश है, हॉस्पिटल लेकर कैसे चले? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। पापा, माँ ने कुछ पैसे मेरी शादी के लिए बचा कर रखे हैं, हम उनसे आपका इलाज कराएंगे। पापा, आप ज्यादा मत सोचो। हाँ, अब जल्दी से चलो। माँ, लेकिन इस समय तो बाहर कोई रिक्शा भी नहीं है, हम दोनों इन्हें अपने हाथों पर उठा कर ले चलेंगे।
निर्मल और पिंकी रमेश को अपने हाथों पर उठाकर बारिश में हॉस्पिटल ले जाती हैं। कुछ घंटों तक रमेश का इलाज चलता है और फिर डॉक्टर पिंकी के पास आता है और उसे रमेश की हालत के बारे में बताता है। तुमने जो पैसे जमा किए हैं काउंटर पर, वो तुम्हारे पिता की हालत से बहुत कम हैं और साथ में वो पानी में भीगे भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जीवन भर की कमाई ये पैसे ही हैं और आज ये भी बारिश में भीग गए। मैं भी पहले गरीब मध्यम परिवार से था तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता का लीवर खराब है जिसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन नया लीवर लगवाने के लिए 50 लाख रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने तो कभी 50,000 नहीं देखे। अगर अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुमको कोई ऐसा आदमी खोजना होगा जो अपना लीवर दे सके। मैं दूंगी अपना लिवर। भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये मेरा अंतिम फैसला है। इसमें तुम्हारी जान भी चली जाएगी। आप ज्यादा मत सोचिए और माँ को मत बताइएगा। अब जल्दी से जल्दी पापा का लिवर बदल दीजिए। डॉक्टर पिंकी को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसका लिवर निकाल लेते हैं। पिंकी उस बेड से फिर कभी नहीं उठी। डॉक्टर पिंकी की माँ को सारी बात बता देता है और वो बहुत रोती है। अगले दिन रमेश को भी होश आ जाता है और जब वो पिंकी के बारे में पूछता है तो निर्मल रोते हुए उसे सब बता देती है। मैंने बचपन से और अब तक अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन वो बेटी होने का फर्ज निभा गई। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। रमेश बहुत रोता है और निर्मल उसे संभालती है। अब उसने सारे बुरे काम बंद कर दिए और कमाना शुरू किया।